आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर अक़लियती बहबूद कोप्पुला ईश्वर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अक़लियती बजट के लिए तजावीज़ तैयार किए जाएं। इस सिलसिले में अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदारों के साथ उन्होंने एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मुल्क की किसी भी रियासत में अक़लियतों के लिए 1518 करोड़ रुपए मख्तस नहीं किए गए। करीब 2 घंटे तक चले इस इजलास में मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अहम तरजीहात को नज़र में रखते हुए बजट के तजावीज़ तैयार किए जाएँ। उन्होंने कहा कि 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स खोले गए हैं। इन स्कूल्स में कोविड-19 के क़वायद पर सख्ती से अमलावरी के साथ बच्चों को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए भी तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन अक़लियतों से मुताल्लिक़ कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि क़ब्रिस्तान के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि अक़ामती स्कूल्स में 50% तलबा हाजिर हुए हैं। दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। तलबा बिल्कुल सेहतमंद है। सोसाइटी के सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने बताया कि बहुत जल्द 2 शिफ्ट के क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और दीगर इदारों की कारकर्दगी का वज़ीर मौसूफ ने जायज़ा लिया। इस इजलास में अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान, महकमे के सेक्रेटरी अहमद नदीम, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों के सेक्रेटरी शफीउल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। అంతవరకు లాస్ట్ ఫేజ్ లో 31 10 ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ టెండర్ కాలేదు. లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ హైదరాబాద్ ఇష్యూ హైదరాబాద్ లో మీకు ఆఫ్లాండ్స్ ఉంటే అందులో బికమింగ్ కాంప్లికేటెడ్ సార్ that they are asking for a huge rent. Shafi has already talked to earlier. They are asking for a huge rent, which is not possible. Building ki they are asking like a profit commercial rent. महकमा तालीम के अहदेदारों ने एमसेट इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़िद किया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की सदारत में यह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। चित्रा रामचंद्रन ने बताया कि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में 70% निसाब पर ही इम्तिहान होगा और फर्स्ट ईयर का 100% निसाब के मुताबिक इम्तिहान होगा। चित्रा रामचंद्रन ने कहा कि इस साल एमसेट का इम्तिहान 70% निसाब पर ही लिया जाएगा। एमसेट में वेटेज के निशानात को शामिल किया जाएगा। इस साल वेटेज के निशानात की मनसूखी का इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि 14 जून के बाद ही एमसेट के एग्जाम्स मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एमसेट इस साल 14 जून को मुनक़िद होगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और JNTU हैदराबाद के अहदेदारों की एक मीटिंग में जो आज हैदराबाद में स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन की सदारत में हुई, उसमें एमसेट के इनेकाद का फैसला किया गया। अहदेदारों ने बताया कि एमसेट के निसाब में इंटर साल अव्वल का निसाब 60% और साल दुवम का निसाब 70% शामिल रहेगा। महकमे रजिस्ट्रेशन को गैर मनकूला खुले प्लॉट्स, फ्लैट्स और इमारतों के रजिस्ट्रेशन से माह जनवरी में 930 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ज़राई अराजियात के रजिस्ट्रेशन से 60 करोड़ 75 लाख रुपए की आमदनी हुई, जिसमें तकरीबन 600 करोड़ रुपए अजला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी से होने का आदादोशुमार से पता चला। गैर ज़राई जायदादों की रिकॉर्ड सतह पर 1,96,225 दस्तावेजात और 48,000 ज़राई दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन हुआ है। महकमे रजिस्ट्रेशन में औसतन माहाना 600 ता 650 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और 1 लाख ता 1,20,000 रुपए के दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन होता है। ताहम इतनी भारी तादाद में दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन होना और आमदनी होना पहली मरतबा हुआ है। साल 2019 मार्च में सबसे ज़्यादा 750 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। रियासती हुकूमत ने RTC मुलाजिमीन की जॉब सिक्योरिटी से मुताल्लिक गाइडलाइंस को खतियत दे दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने फाइल पर आज दस्तखत कर दिए हैं। माजी में RTC मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर के इल्म में बात लाई थी कि मुख्तलिफ मौक़ों पर फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान उन्हें मुलाजिमत से मुताल्लिक गैर ज़रूरी तौर पर हरासा किया जा रहा था। उनकी शिकायत पर चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया था कि RTC मुलाजिमीन को काम के दौरान बगैर किसी हरासानी के मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ की तमानियत दी जाएगी।
तेलंगाना हुकूमत ने बजट बराए मालियाती साल 2021-22 को हकीकत पसंदाना बनाने और भलाई स्कीमात व तरक्याती स्कीमात पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों का जायजा लेने के बाद वजीर फाइनेंस हरीश राव को हिदायत दी कि रियासती बजट को हकीकत पसंदाना बनाने के लिए तमाम महकमे जात से तजावीज़ हासिल करें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में 185 के मिनजुमला सिर्फ 10 झीलें या तालाब हैं जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फेहरिस्त में शामिल हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की सतह मुकर्ररा मियार के मुताबिक है। झीलों और तालाबों में BOD 3 मिली या उससे कम होना चाहिए, ताहम शहर की ज्यादातर झीलों में यह 10 मिलीग्राम फी लीटर है और ये सतह बहुत ज्यादा कंचनबाग में DMR एल झील में 50 मिलीग्राम फी लीटर, शेखपेट झील में 24 मिलीग्राम फी लीटर और तिरमलगिरी झील में 34 मिलीग्राम की BOD फी लीटर है। हुसैन सागर में इसकी सतह 14 से 40 मिलीग्राम फी लीटर के दरमियान है, जिसका इन्हिसार जहां से पानी के नमूने हासिल किए जाने हैं उस पर होता है। शहर में तकरीबन 23 झीलें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सिफर सतह के बाद ऐसी हैं जैसे डेड नेशनल ओशिंग एंड एटॉमिक सैफ्रिक के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन से कम DO कॉन्सेंट्रेशन 2 mg पर लीटर वाले ज़खायर आपको डेड जोन समझा जाता है क्योंकि वो पायदार नहीं हो सकती। 5 झीलों में पानी सीवरेज से ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उनमें जो लिमिट है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है। इनमें कुत्ता चिरवू, शेखपेट में शाह हातिम तालाब, तिरमलगिरी झील, DMRL झील, कंचनबाग, मोतकुल्ला कोंटा शामिल हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए एक सीनियर IAS ओहदेदार संदीप कुमार सुल्तानिया को मुबस्सिर मुकर्रर करने का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स 11 फरवरी को हलफ लेंगे। GHMC में एक ही दिन मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के इंतजाम किए जा रहे हैं। मेयर की निशिस्त खातून जनरल के लिए मख्तस की गई है। तेलंगाना में मियारी गोश्त मुनासिब कीमत पर हुकूमत की तरफ से बहुत जल्द फरोख्त करने का फैसला किया गया है, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वेटनरी डॉक्टर एसोसिएशन की डायरी की रस्म इजरा के मौके पर यह ऐलान किया। वजीर ने कहा कि गोश्त की कीमतों को लेकर काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं, उसको नज़र में रखते हुए हुकूमत अपने ब्रांड पर मियारी गोश्त मुहैया कराने का फैसला किया। इसके लिए बहुत जल्द इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त बकरियां और मुफ्त मछली की अफजाइश से पैदावार में खासा इजाफा हुआ है। 5000 करोड़ से शुरू किए गए मुफ्त बकरियों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया था। पहले मरहले में DD दाखिल करने वाले 28,000 अफराद को बकरियां तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि वेटनरी शोबे के अहम रोल की वजह से ही दही इलाकों में माशी हालत मुस्तहकम हुई है। उन्होंने कहा कि महकमे में मौजूद मखलूआ जायदादों पर जल्द से जल्द तकर्रुरात किए जाएं और जो भी मसाइल हैं उनकी यकसोई की जाए। ఈ పాజిటివ్గా ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈరోజు షీప్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ వస్తుంది. ఇక్కడ అంటే ఇన్ని లక్షల మంది కుటుంబాలు, ఇన్ని లక్షల షీప్ మనం తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలోనే సంపద సృష్టించాం. అయితే మనకి 28,000 టీటీలు కట్టిన వాళ్లకు కొంత డిలే కావడం మూలాన మీ మీద కూడా ప్రెజర్ బిల్డప్ అయింది. సీఎం గారు రీసెంట్గా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కాబట్టి నేను వెటనరీ డాక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కొంత సీనియర్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టి మనం అది పరీక్ష చేయాలనేటువంటి డిసిషన్ తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పిదాలు ఉన్నా ఆ తప్పిదాలు జరగకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క పెండింగ్ ఉన్నటువంటి డీటీల వరకు మీరందరూ కోఆపరేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వ్యవస్థ మన దగ్గర ఉంది. దీంతో పాటు మిల్క్ యానిమల్ కూడా, అంటే ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లుందంటే, ఒక వైపున చేపలు, రెండో వైపున పాలు, మూడో వైపున మరి షీప్ కానివ్వండి, గేదెలు, అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ సంపద సృష్టించాలంటే అది మన డిపార్ట్మెంట్తోనే సాధ్యమయ్యేటువంటి పని. రెండోది కొన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ఫేస్ లిఫ్టింగ్ ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో
टीआरएस पार्टी की रियासती आमिला का इजलास 7 फरवरी यानी इतवार के रोज दोपहर 2 बजे तेलंगाना भवन में वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। इस मीटिंग में रियासती आमिला के अराकीन के साथ रियासती वुज़रा, लोकसभा राज्यसभा के मेंबरान, अराकीन असेंबली, कानून साज काउंसिल के मेंबरान, रियासती सतह के कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, जिला परिषद चेयरपर्सन, म्यूनसिपल मेयर्स, डीसीसीबी के सुदूर और डीसीएमएस सुदूर शिरकत करेंगे। इस इजलास में पार्टी मेंबरशिप की तजदीद, गांव की सतह से रियासती सतह पर पार्टी कमेटियों की तश्कील, रियासती पार्टी के सदर का इंतखाब, 27 अप्रैल को पार्टी की सालाना जनरल मीटिंग और दीगर तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुश्किल हालात में तारीखी बजट पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा साल मुल्क की शरह पैदावार को डबल डिजिट तक ले जाने के मकसद से बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट से नए रास्ते खुलेंगे। इस बजट में समाज के हर शोबे की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। तालीम और सेहत को तरजीह दी गई है। Most of the countries contracting. India's economy also obviously registered a negative growth rate last year. But this budget has created a new wave in terms of growth for the economy. Almost all rating agencies, multilateral agencies, global research institutions, investment bankers, they all concluded now that not only worst for India's economy is over, but India would register probably a double-digit growth in 21-22. That is beginning 1st of April 2021 to 31st of March 2022. And therefore I was saying this is a historical budget. You can compare this budget with budget of 1991, when India broke away from the past and embarked upon a completely new economic policy. This budget has huge component for growth. विकास की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं और साथ ही में आम जनता के हित के लिए भी बड़ी मात्रा में इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। वो शिक्षा हो या लोगों की आयु की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम हो, कोई भी किसी भी तरह से आप एक बजट की तरफ देखते हैं तो हम दावे से कह सकते हैं कि शायद इससे पहले किसी भी अर्थसंकल्प में इतनी बड़ी मात्रा में आम जनता के हित के लिए प्रावधान किए गए थे। साथ ही में आने वाले भविष्य के तरफ ध्यान देते हुए इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबके की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने पर खामोश नहीं रहेंगे। सोमाजीगोड़ा प्रेस क्लब में टीआरएस के रुकन असेंबली चल्ला धर्मारेड्डी के पसमानदा तबकात के खिलाफ दिए गए बयान पर राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया गया था। इसमें तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वालों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि चल्ला धर्मारेड्डी ने जिस तरह पिछड़े तबकात के ओहदेदार की तौहीन की है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मारेड्डी से मुतालबा किया कि वह गैर मशरूत खुलेआम माफ़ी मांगे। इस इजलास में कांग्रेस के कायदीन और मुख्तलिफ तबकात के तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। వినతిపత్రం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి సదనం గుర్తు చేస్తున్నాం। గోచార స్పీకర్ వినతిపత్రం ఇద్దాం। అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు సమయం ఇస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా కేటీఆర్ సమయం ఇస్తే కేటీఆర్ కూడా వినిపిద్దాం। ఆ తర్వాత లేకపోతే ప్రజలను పెడదాం, లేకపోతే చెరువు పరకాలు పెట్టి ఆ పరకాలను తీర్చుకున్నామని చెప్పి। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एससी एसटी के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करेगी। सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से मुनक्किदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मकतूब लिखते हुए मुतनब्बा किया गया है कि अपने पार्टी वर्करों को काबू में रखें जो सूर्यपेट में गिरिजनों की ज़मीनात पर नाजायज़ कब्जे करने के लिए कोशा हैं। अगर वज़ीर आला कोई अमली इक़दाम नहीं करते हैं तो तमाम सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएंगी। స్టేట్స్లో పరిస్థితి
ఆ స్టేజ్ కున్నాన్ని కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి పాలక పక్షం దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతలేదు కనుకనే మా దృష్టికి రాగానే అది ప్రసార మాధ్యమాలలో పత్రిక వచ్చినటువంటి వార్తలకు అనుగుణంగా వెనువెంటనే పార్టీ ప్రజలను పంపించడం, పార్టీ ప్రజలు అక్కడ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు గిరిజనులతో మాట్లాడి అక్కడ ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా సమగ్రంగా అక్కడ దేవడం దానికి అనుగుణంగా మేము కార్యాచరణతో ముందుకెళ్ళినాం. అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అమాయకమైన వాళ్ళు రావడం వల్ల ఏదో విధంగా వాళ్ళని భయభ్రాంతకు గురి చేసి దాడులు చేసి అధికారులు అడ్డుపెట్టుకొని ఆ భూమిని కొట్టలేనటువంటి బాగున్నటువంటి వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి రౌడీలను గుండాలను వచ్చేసి దాడి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు మనం ఉన్నటువంటి ఫోటో ప్రశ్నలు స్పష్టంగా చూసినాం. ఏ రౌడీలు అక్కడ లాఠీలు పట్టుకున్నాడో ప్రైవేట్ సైన్యాలు పెట్టుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి పరిశ్రమ వెతుగాల్సినటువంటి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రౌడీ షీట్లను ఓపెన్ చేయాలా, గుండా యాక్ట్ పెట్టాలా, వాళ్ళందరూ జైల్లో పెట్టాలని సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పరిశ్రమల పేరుతో ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళని అరికట్టాలని చెప్పని నిజ నిర్ధారణ కూడా వాస్తవంగా తెలియపరచాలని చెప్పని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కొంతమంది అదిగా సస్పెండ్ చేసినా కానీ ఆ సస్పెన్షన్తో ఆ సమస్య పరిష్కారం లేదు కనుక ఉన్నతాధికారితో కమిషనర్ मठमपल्ली मंडल में और पेदवीडु रेवेन्यू एरिया में जो गुर्रमबोर्ड तंडा है, एसटी तंडा है, उसमें लैंड का प्रॉब्लम के लिए या ये राउंड टेबल में डिस्कस हुआ है. इसमें ये देखते हैं जो नागार्जुन सागर डैम है, वो प्रोजेक्ट है, उसमें गए सो जगह के बजाय लैंड के बजाय यहाँ मठमपल्ली मंडल में 540 सर्वे नंबर में 1876 1837 का ये लैंड एकड़ दिया गया है. उसमें इतने दिनों के बाद अब ये टीआरएस सरकार आने के बाद यहाँ कुछ लोगों का लोकल लीडर्स एमएलए और सबका सपोर्ट से वहाँ गुंडास आके ये लैंड को जो जस्टिस यहाँ ये क्राफ्ट्स रखते हुए जिंदगी बिता रहे, ये लोगों को हटाने के लिए और राउडिज्म कर रहे, वो लोग बोर सिला लिए और वैसे ही खेत में काम खाए. अब यहाँ फोटो एग्जीबिशन में देखे तो पूरा खेत को कंडम करे और बोर्स को भी कंडम करे और निकाल दिए और पूरे ये गुंडाइज्म कर रहे. इसलिए ये डिमांड करते हैं ये सरकार जल्दी से जल्दी होश में आके ये इश्यू को, ये समस्या को हल करने के लिए कोशिश करना, नहीं है तो आने वाले दिनों में और ऑल पार्टी के तरफ से और आंदोलन बढ़ाएंगे और इसके बारे में आने वाले दिनों में गवर्नर से रिप्रेजेंटेशन करना है और ऐसे ही सीएम को एक लेटर लिखने के लिए भी डिसाइड कर लिए. ये आने वाले दिनों में और सब मिलके ये लैंड को सेव कर. आज तेलंगाना स्टेट में जो एसटी जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो चल रहा है उसको लेके हम लोग एक एजिटेशन के जो आज एक रूपांतरण कर रहे हैं. पिछले कई सालों से सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में मठमपल्ली मंडल में वहाँ पे हुजूरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता हो मठमपल्ली मंडल में जो एक्चुअली ये रिहैबिलिटेशन लैंड्स है, दैट इज वो कंप्लीट एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे रिहैबिलिटेशन लैंड्स है. ये जो एसटीज आप मेरे पीछे देख रहे हैं फार्मर्स हैं, ऐसे ऑलमोस्ट एक 500 घर है इनके, उन लोगों को वो लैंड दिया गया. मेरे ख्याल से एक 1800 के आसपास रहेगा वो लैंड, वो इन लोगों को दिया गया. वो लोग वहाँ पे कई सालों से वो खेती कर रहे, सब चल रहा है. अगर पिछले 2 साल से इनके ऊपर जो हमले हो रहे, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो लोकल एमएलए हो या फिर लोकल के जो दूसरे सरपंच वगैरह जो भी है, इनके ऊपर पूरे हमले हो रहे, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है. ये आप देखें तो ये दिन हर दिन का ये एक चलता है इनके साथ, दिन ब दिन यही चल रहा है वहाँ पे. और ये भी नहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पे ये औरतों को मार रहे हैं सब, और हर दिन लाठियाँ लेके रॉड्स लेके वहाँ पे कम से कम एक 50 से 60 लोग जो बिहार से हैं, जो कडप्पा वगैरह से हैं, वो लोग वहाँ पर रह के इन लोगों को हर दिन मारपीट चल रहा है. हम लोग वहाँ पे जाके ये जब देखे, हम इन लोगों को ऑलरेडी उस लैंड को लेके ये जो नया केसीआर साहब का जो नया ये रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसके दौरान इनको नए पासबुक्स भी दिए गए, इनको रैतु बंधु पिछले कई साल से जो 2-3 साल से रैतु बंदी भी पड़ रहा,
सब कुछ हो रहा है, मगर ये लैंड्स उनको हैंड ओवर नहीं कर रहे और वो लैंड्स। साबिक पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुल्क को फरोख्त करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आमदनी में इजाफे करने का तरीका बिल्कुल गलत है और मुल्क की आवाम वजीर आजम को कभी भी माफ नहीं करेगी। करे तो बजट इलेक्शन के कोने पे करे तो क्या आप बीजेपी वाले आते थे क्या सरकार में? आप जैसा 15 लाख, आप जैसा 2 करोड़ नौकरियां, आप जैसा 100 दिन में पूरे एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइसेस कम करेंगे बोल के हम तो बोले थे। हम जो बोलते हैं वो करे हैं। इसके वास्ते अभी देखिए 214 में और 204 से 214 में जीडीपी ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन? फ्रॉम $628 per year to $1,596 per year in 2014. That's 150% increase. 10 साल में 150 बोले तो 15% हर एक साल एवरेज होता है। क्या आपके राज्य में ये पैंडेमिक के पहले, कोरोना से पहले 2020 फरवरी मार्च तक ये 6 साल में व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी? इट हैज कम डाउन आल्सो 2019-20 नेगेटिव, and then the growth rate is not even 3.3%, and from $1,596 to $2,000 का है। वो 6 साल में इतना हो गया तो क्या हो गया? वो तो 4% भी नहीं है ग्रोथ इनकम ऑफ द एवरेज इंडियन। सो आप क्या बात कर रहे हैं? किसको घुमाने के लिए बोल रहे हैं? ये सच है क्या? ये ठीक है क्या? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज पीपल्स राइट, बात करने का, प्रोटेस्ट करने का। क्या फार्मर्स हमारे 70 दिन से 70 days they are protesting. Have you even talked to the families of the people who died? Almost 170 farmers have died, and you are talking about somebody else. आप डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी के आधार पर गवर्नमेंट में आने के बाद आप डिक्टेटर बन गए। अभी देखिए कि क्या है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, दैट इज द राइट ऑफ द इंडियन पीपल। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में सरकारी दवाखानों में आम मर्ज की खिदमात को बहाल कर दिया गया है। ईटला राजेंद्र ने महकमे के तमाम शोबों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में जो इंतजाम किए गए थे, उन हॉस्पिटल्स में आम इलाज के खिदमात फिर बहाल करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि मामूली कोविड-19 के केसेस के लिए अब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जिला हेडक्वार्टर और मेडिकल कॉलेज में उसके इलाज के इंतजाम किए जाएंगे। वजीर ने बताया कि हैदराबाद में उस्मानिया हॉस्पिटल के तहत चलाए जाने वाले तमाम हॉस्पिटल्स में आम मरीजों की तशखीस को बहाल किया जाएगा। उन्होंने उन हॉस्पिटल्स को कोविड फ्री हॉस्पिटल्स करार देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन प्रोग्राम काफ़ी कामयाबी से चल रहा है। 6 फरवरी से पुलिस और सिक्योरिटी अमले को वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक वैक्सीन दिए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि महकमे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक महकमे सेहत में 1300 तक 1400 मुलाजिमीन की तरक्की का अमल मुकम्मल हो चुका है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि सरोजनी हॉस्पिटल और निम्स हॉस्पिटल को मजीद असरी बनाया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल में 35 करोड़ की लागत से असरी थिएटर कायम की जाएगी, जिसमें आज़ा की पेवंदकारी अंजाम दी जाएगी। वजीर ने कहा कि आइंदा बजट में महकमे सेहत के लिए तमाम ज़ेर इल्तिवा प्रोग्राम्स के लिए बजट मख्तस किया जाएगा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि खानगी हॉस्पिटल्स की तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री के तमाम इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,55,17,969 हो गई है, जबकि स्मोजी वायरस से अब तक 22,96,811 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,08,02,591 हो गया है, जबकि 1,54,823 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,95,270 हो गई है और 1,607 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 169 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1964 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। खम्भम जिले में एक हौलनाक वाकये में एक शख्स ने शादी के सिर्फ 2 माह में अपनी बीवी को हलाक कर दिया। पुलिस को भटकाने के लिए उसने अपनी बीवी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई। ताहम पुलिस को एक खातून की कोलारा गुट्टा में लाश मिली और पता चला कि इस कत्ल में इसके शोहर का ही हाथ है। तफसीलात के मुताबिक खातून की शिनाख्त 22 साला नविया रेड्डी की हैसियत से हुई, जो बीटेक की फाइनल ईयर में थी और सत्तुपल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेर तालीम थी। इसका शोहर नागा शिवा रेड्डी बेंगलुरु की एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करता था। दोनों ही खम्भम के गांव एरोपालम के मुतवत्तिन थे। दोनों की शादी दिसंबर में हुई थी। हालांकि नागा शिवा रेड्डी ने बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नागेश्वर रेड्डी अपनी बीवी को नेविया ले जाते हुए साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने शिवा रेड्डी को तहवील में लेकर तफ्तीश की और उसने अपनी बीवी को कत्ल करने का एतराफ किया। शहर हैदराबाद में 3 नौजवान लड़कियां लापता हो गई हैं। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने घरों से लापता हुई हैं और घर वापस नहीं लौटी हैं। इन तीनों लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक चिलकलगुड़ा के श्रीनिवास नगर कॉलोनी की रहने वाली 19 साला एक लड़की है और लालागुड़े की रहने वाली एक और लड़की है। ऐसे ही हैदराबाद की एक और तिरुमलगिरी इलाके की एक और लड़की है। इन सभी ने अपने घर से कोई बहाना बनाकर वो बाहर निकली थी और नहीं लौटी, इसलिए उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई। हैदराबाद के आसिफ नगर में एक शैतान सिफत बाप ने घिनौनी हरकत की, जिसको सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैयद सैफुल्लाह नामी बाप ने अपनी सौतेली बेटी की मुबैना तौर पर असमत रेजी की, जिस पर उसकी बीवी जो लड़की की हकीकी मां शबाना फातिमा ने पुलिस में शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने कहा कि 7 साल कबल उसकी शादी सैफुल्लाह खान के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि ये इन दोनों की तीसरी शादी थी और उसको 2 लड़कियां पहले से थी और ये दोनों उसके साथ रहती थी। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके शोहर ने उसकी 13 साला बेटी की असमत रेजी की और उसे डराया कि ये बात अगर किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देगा। ताहम वो अपने वालिद यूसुफ के ताउन से पुलिस स्टेशन में शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया कि पुलिस ने सैफुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के आदिलाबाद मुस्तखर में चौराहे पर एटीएम मशीन ही तेलंगाना के आदिलाबाद में चोर एटीएम मशीन ही उठाकर ले गए। ये वारदात कल रात कलेक्टर चौक के करीब वाक़े एसबीआई के एटीएम का सरखा करके उसे रस्सियों से बांधकर गाड़ी में डालकर चले गए। ये एटीएम सेंटर 2 टाउन पुलिस स्टेशन से काफ़ी करीब है। पुलिस के चौकस होते ही वो मजाफाती अलावा एटीएम मशीन छोड़कर फरार हो गए। सारिकीन ने देवी चौक के पास एक ज्वेलरी शॉप को भी निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। तेलंगाना के जिले खम्भम में पेश आए अजीब और गरीब वाक़े में पुलिस ने 2 मुर्गों को लॉकअप में बंद कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि भला मुर्गों ने क्या जुर्म किया। बात दरअसल यह है कि जुर्म मुर्गों का नहीं, उनके मालिकीन का है। जिले के मुदीगुंडा मौजू में संक्रांति के मौके पर नौजवान मुर्गों को लड़ा रहे थे। पुलिस ने धावा करके नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और मुर्गों को भी जब्त कर लिया। उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया गया। मुल्जिमीन जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन अभी तक मुर्गों की रिहाई अमल में नहीं आई। पुलिस उनकी देखभाल कर रही है, लेकिन इस अजीब व गरीब वाक़े पर लोग हैरतज़दा हैं। हैदराबाद के नूर खान बाजार इलाके में एक 45 बरस की खातून तहनीत उन्नीसा बेगम की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इतला मिलने पर डबीरपुरा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची। पुलिस ने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मॉर्चरी मुंतकिल कर दिया और एक मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।